कुस्मिना और डी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, यानी कि चिर सम्मत भौतिकी और क्वांटम भौतिकी। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में चिर सम्मत भौतिकी और क्वांटम भौतिकी का बहुत महत्व है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्वांटम भौतिकी है क्या, क्लासिकल फिजिक्स है क्या और क्वांटम फिजिक्स है क्या। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक वक्र को समझेंगे, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझेंगे। अब ये कर्षणिका क्या है, क्या ब्लैक बॉडी, कर्षणिका को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी हर वो चीज़ ब्लैक बॉडी है जो निम्न ताप पर 0 से लेकर अनंत तक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करे और उच्च ताप पर 0 से लेकर अनंत तक की तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित कर दे। जैसे रेत होती है तो रेत क्या करती है कि रात में कि 0 से लेकर अनंत तक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है और दिन में 0 से लेकर अनंत तक की तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करती है। तो रेत क्या है, कर्षणिका है, क्या है कर्षणिका। अब यानी कि कर्षणिका का ये जो गुण है अधिकतर काले रंग की वस्तुओं में पाया जाता है। कर्षणिका का गुण अधिकतर काले रंग की वस्तुओं में पाया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक निश्चित ताप पर कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र दिया। यानी कि वैज्ञानिकों ने जैसे 1600 केल्विन ताप पर यानी कि कर्षणिका के लिए ग्राफ दिया, फिर उन्होंने 1400 केल्विन ताप पर कर्षणिका के लिए ग्राफ दिया, फिर 1200 केल्विन ताप पर कर्षणिका के लिए ग्राफ दिया। तो जो कर्षणिका के लिए ग्राफ दिया वो ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त हुए। तो ध्यान से सुने, ये ग्राफ है, ये क्या है ई लैम्बडा यानी कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, और ये क्या है तरंग दैर्ध्य। तो ये ग्राफ है स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच में। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफ मिले, इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त हुए। ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये T1 टेम्परेचर पर है, ये ग्राफ T2 ताप पर है, ये ग्राफ T3 ताप पर है, ये ग्राफ T4 ताप है। ऐसे समझे, जैसे वैज्ञानिकों ने शुरुआत में जब कर्षणिका के लिए ग्राफ दिया तो उन्होंने 1600 केल्विन टेम्परेचर के लिए कर्षणिका के लिए ग्राफ बना दिया, फिर उन्होंने 1400 केल्विन पर यानी कि कर्षणिका के लिए ग्राफ बनाए तो इस प्रकार का प्राप्त हुआ, फिर 1200 केल्विन पर कर्षणिका के लिए ग्राफ बनाए तो वो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझे, ये है ये पहला वाला ग्राफ है। इस ग्राफ का शिखर मान λ1 तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त हो रहा है, इस ग्राफ का शिखर मान λ2 तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त हो रहा है, इस ग्राफ का शिखर मान λ3 तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त हो रहा है और इस ग्राफ का शिखर मान λ4 तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ T1 का मान T2 से अधिक है, T2 का मान T3 से अधिक है और T3 का मान T4 से अधिक है। यहाँ पे λ1 से बड़ा है λ2, λ2 से बड़ा है λ3, λ3 से बड़ा है λ4। ठीक है, तो कुछ हमें इस टाइप का ग्राफ मिला। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। पहले तो ये समझो कि जो ग्राफ है ये बीच में कहीं ऐसे टूट थोड़ी रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से टूट थोड़ी रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं टूट रहा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है। क्या, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो पहली लाइन क्या बन गई अपने पास, यानी कि कंटिन्यूअस, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, देखो जब हम इधर जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है, तो इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है। तो प्रारंभ में तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ ई लैम्बडा यानी कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता है। इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है और ऊपर की ओर जाने पर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ रहा है। तो हम इधर जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने के साथ साथ प्रारंभ में
स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ रहा है और इस बिंदु पर जाकर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो गया। इस बिंदु पर जाकर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो गया। इसके बाद हम जब यानी कि तरंग दैर्घ्य बढ़ा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान घट रहा है। तो दूसरी लाइन हमारी क्या हुई कि प्रारंभ में तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ साथ स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति पर जाकर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है। इसके बाद में तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान घटता है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रारंभ में लैम्बडा इंक्रीज करने पर ये लैम्बडा का मान बढ़ता है प्रारंभ में, तथा एक स्थिति पर जाकर ये लैम्बडा क्या हो जाता है, ये लैम्बडा मैक्सिमम हो जाता है ना। इसके बाद में ना तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर ये लैम्बडा का मान घटता है ना। इसके बाद में तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर ये लैम्बडा का मान घटता है। ठीक है, अब हम तीसरी लाइन क्या लिख सकते हैं इस ग्राफ में, ध्यान से देखें कि यहाँ पे यानी कि T1, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T4, यहाँ पर टेम्परेचर T3, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पर टेम्परेचर T1, यानी कि T1 ताप के लिए इस टाइप का ग्राफ मिला है, T2 ताप के लिए इस टाइप का ग्राफ मिला है और T3 ताप के लिए इस टाइप का ग्राफ मिला है। तो यहाँ पे ध्यान से सुने, जैसे यहाँ पे यानी कि इधर जा रहे हैं, यहाँ पे T4 ताप का मान कम है, T3 का मान अधिक है और T2 का मान T3 से भी अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुने, यहाँ पे यानी कि ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या बोल रहा हूँ मैं, ताप बढ़ने के साथ साथ ई लैम्बडा का जो ये शिखर मान है ये बढ़ रहा है, यानी कि T4 ताप पर ई लैम्बडा का शिखर मान ये था। जब ताप बढ़ा तो लैम्बडा का शिखर मान बढ़ गया ई लैम्बडा का, ने जब ताप और बढ़ा है तो ई लैम्बडा का शिखर मान और बढ़ गया, ने जब ताप और अधिक बढ़ा है तो ई लैम्बडा का शिखर मान और अधिक बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ ई लैम्बडा का शिखर मान बढ़ता है। तो ताप बढ़ने के साथ साथ ई लैम्बडा का शिखर मान बढ़ता है। ई लैम्बडा का शिखर मान बढ़ता है, लेकिन आप ये भी ध्यान से सुने, जैसे है ना ताप बढ़ाने के साथ साथ ई लैम्बडा के शिखर मान से संबंधित तरंग दैर्घ्य, जैसे यहाँ पे यानी कि T4 ताप पर ई लैम्बडा का अधिकतम मान लैम्बडा 4 तरंग दैर्घ्य पर प्राप्त हुआ। T4 ताप पर ई लैम्बडा का अधिकतम मान यानी कि शिखर मान लैम्बडा 4 तरंग दैर्घ्य पर प्राप्त हुआ। T3 ताप पर है ना ई लैम्बडा का शिखर मान लैम्बडा 3 तरंग दैर्घ्य पर प्राप्त हुआ। T2 ताप पर ई लैम्बडा का शिखर मान लैम्बडा 2 तरंग दैर्घ्य पर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ ई लैम्बडा के शिखर मान से संबंधित तरंग दैर्घ्य का मान, यहाँ पे ताप बढ़े, यहाँ पे ताप कम था, यहाँ पे ताप अधिक हुआ, यहाँ पे ताप अधिक हुआ, यहाँ पर ताप अधिक हुआ। तो यानी कि लैम्बडा का मान इधर की ओर बढ़ रहा है। ताप बढ़ने के साथ साथ लैम्बडा का मान इधर की ओर बढ़ रहा है। क्या? ताप बढ़ने के साथ साथ ई लैम्बडा के शिखर मान से संबंधित तरंग दैर्घ्य का मान घट रहा है। तो चौथी लाइन हम ये लिख सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ ई लैम्बडा के शिखर मान से संबंधित तरंग दैर्घ्य का मान घटता है। और चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो ई लैम्बडा का मैक्सिमम मान होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का अधिकतम मान, ये ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। ई लैम्बडा का अधिकतम मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। यहाँ पे एक लाइन और समझे, जो ई लैम्बडा होता है, यहाँ पे ई लैम्बडा मैक्सिमम है, ई लैम्बडा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ई लैम्बडा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो ई लैम्बडा बराबर
मैंने कोई भी कांस्टेंट दे दो, सिग्मा T4 दे दिया, तो इसे स्टीफन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्टीफन का नियम भी कहते हैं। पांचवा पॉइंट होता है जो लैम्बडा एम होती है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य समानुपाती होती है 1/T। तो लैम्बडा एम बराबर B/T। यहाँ पे B क्या है? यहाँ पे B बीन नियतांक है। यहाँ पे क्या है? बीन नियतांक। इस बीन नियतांक का मान होता है 2.93 गुणा 10⁻³ अब यहाँ से यानी कि मीटर केल्विन। ये जो बीन नियतांक होता है, बीन नियतांक का मान होता है 2.93 गुणा 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के बारे में बताया। अब हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था चिर सम्मत भौतिकी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताना। क्या होती है क्लासिकल फिजिक्स और क्या होती है क्वांटम फिजिक्स। तो शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र था, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करने के लिए चिर सम्मत भौतिकी से कहा गया कि चिर सम्मत भौतिकी तो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर। लेकिन चिर सम्मत भौतिकी के पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं था कि वो उससे इस कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सके। जो चिर सम्मत भौतिकी है, चिर सम्मत भौतिकी में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ये किसके समानुपाती होती है? ताप के समानुपाती होती है। चिर सम्मत भौतिकी में यहाँ से अंतर समझने को मिलेगा, चिर सम्मत भौतिकी में जो ऊर्जा होती है वो ताप के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? ताप के समानुपाती होती है। दूसरी चीज़, चिर सम्मत भौतिकी के पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं था कि वो इस कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सके। फिर भी चिर सम्मत भौतिकी में दो ऐसे वैज्ञानिक आए, एक वैज्ञानिक था वीन और एक वैज्ञानिक था रेले और जीन्स। ये रेले अलग था, जीन्स अलग था। इस वीन ने क्या किया? वीन ने निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए यहाँ पे यानी कि निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर दी। वीन ने निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर दी। लेकिन जब वीन से कहा गया कि उच्च तरंग दैर्घ्य के लिए वीन ने जो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र दिया वो किसके लिए दिया? निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए दिया। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ बीन ने कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन निम्न तरंग दैर्घ्य यहाँ से लेकर यहाँ तक तरंग दैर्घ्य के लिए तो इसने समझा दिया और सही भी निकला। लेकिन फिर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की तरंग दैर्घ्य के लिए इससे पूछा गया, इसके वक्र का टेस्ट किया गया, इसके वक्र को लागू किया गया, इसके इक्वेशन को लागू किया गया, तो ये असफल हो गया। यानी कि जो बीन है, बीन का जो नियम है निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए तो लागू हो गया, लेकिन उच्च तरंग दैर्घ्य के लिए असफल हो गया। फिर एक दूसरा और वैज्ञानिक है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, रेले जीन्स। तो रेले जीन्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के वक्र को समझा दिया। रेले जीन्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के वक्र को समझा दिया, लेकिन जब इसके नियम को निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए लागू किया गया तो इसका नियम भी हो गया असफल। तो इसका नियम भी क्या हो गया? असफल हो गया। अब यानी कि हम वीन के लिए बात करें, वीन ने क्या कहा? यानी कि वीन ने कहा कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यानी वीन ने जो इक्वेशन दी उस इक्वेशन के अनुसार तो कर्षणिका ऊर्जा वितरण यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और रेले जीन्स ने जो इक्वेशन दी उस इक्वेशन के अनुसार तो कर्षणिका ऊर्जा वितरण यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पे वीन के अनुसार कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र यहाँ तक है, रेले जीन्स के अनुसार कर्षणिका ऊर्जा वितरण यहाँ तक है। लेकिन इन दोनों ने क्या किया कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण को इस तरह से वीन के अनुसार यहाँ तक है, रेले जीन्स के अनुसार यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र टूट गया वीन के लिए, तो यहाँ तक है रेले जीन्स ने, और यहाँ तक ये कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र, और रेले जीन्स के अनुसार कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र सिर्फ ये है। तो इन्होंने क्या किया कि कर्षणिका इस नियम के अनुसार, ध्यान से समझे, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, यानी कि टूटा हुआ प्राप्त होता है। लेकिन हमने पढ़ चुके हैं कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये टूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र टूट रहे, तो ये क्लासिकल फिजिक्स पूरी तरीके से असफल हो गई।
ने क्लासिकल फिजिक्स क्या हुई, पूरी तरीके से असफल हो गई। फिर क्या किया, फिर एक वैज्ञानिक आया प्लांक। तो प्लांक ने क्या किया, प्लांक ने बताया कि प्लांक ने कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को कुछ इस तरह से समझाया। इस तरह से, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके समझाए। प्लांक ने बताया कि जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा यानी छोटे छोटे, प्लांक के अनुसार ऊर्जा यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है। प्लांक ने बताया कि जो ऊर्जा होती है यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है। और प्लांक ने इस पैकेट को क्वांटा नाम दिया। प्लांक ने इस पैकेट को क्वांटा नाम दिया। और जो है ना ऊर्जा का क्वांटा होता है वो होता है फोटोन। ऊर्जा का क्वांटा जो होता है वो होता है फोटोन। ने क्या होता है, फोटोन। और प्लांक के अनुसार जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है न। प्लांक के अनुसार ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। तो प्लांक ने रेले जीन्स के नियम का भी उपयोग किया और वेन के नियम का भी उपयोग किया और कुछ अवधारणा अपनी तरफ से लगाकर कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझा दिए। तो इस तरह से क्वांटम फिजिक्स कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रही, ठीक है। और चिर सम्मत भौतिकी कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल रही। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांक का विकिरण सूत्र क्या है, और प्लांक के विकिरण सूत्र से वेन का नियम और रेले जीन्स का नियम निकालो। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांक का विकिरण सूत्र क्या है। तो प्लांक ने ग्राफ कुछ इस तरह से दिया था, यानी कि ऊर्जा यानी कि इस तरह से यानी कि उत्सर्जित होती है और ना ऊर्जा ने छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है। और इस एक पैकेट को प्लांक ने क्वांटा नाम दिया था, ठीक है। अब यानी कि प्लांक ये जो एक पैकेट है यानी एक प्लांक के न दोलक की औसत ऊर्जा यानी इस यानी कि एक पैकेट को प्लांक ने यानी कि दोलक नाम दे रखा है। तो प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा ये पता होना चाहिए, प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा यानी कि ई एवरेज ये होती है एच म्यू अपॉन ए की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1 न प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा, ठीक है। अब लैम्बडा और प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा ये होती है। और कुल ऊर्जा आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया कुल ऊर्जा बराबर आइंस्टीन ने कि कुल ऊर्जा का एक सूत्र दिया न CU/4। आइंस्टीन ने कुल ऊर्जा का एक सूत्र दिया न CU/4। C जहाँ प्रकाश का वेग है और N की U ऊर्जा है, यानी U क्या है, ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा होती है, एक मिनट कट कर। तो आइंस्टीन ने कुल ऊर्जा का एक सूत्र दिया कि कुल ऊर्जा जो होती है CU/4 होती है, ठीक है न। जहाँ E एनर्जी जहाँ C प्रकाश का वेग और U ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा होती है ऊर्जा बराबर होती है U लैम्बडा डी लैम्बडा। यहाँ U लैम्बडा ऊर्जा घनत्व होता है न, क्या होता है, U लैम्बडा ऊर्जा घनत्व होता है, ठीक है। अब लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा परास में उपस्थित दोलकों की संख्या निकालते हैं। उपस्थित दोलकों की संख्या ये आती है, अपन लैम्बडा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो n लैम्बडा बराबर आती है 8 पाई बटा लैम्बडा की पावर 4। यहाँ पे यानी कि मैं डी लैम्बडा लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने डी लैम्बडा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यानी कि लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा परास में उपस्थित दोलकों की संख्या अपन को पता है, यानी कि इतने दोलक है और एक दोलक की मुझे औसत ऊर्जा पता है। मुझे ये पता चल गया कि इतने और इतने दोलक है, इतने और इतने दोलक है। अब यानी कि ऐसे समझे आप, जैसे यहाँ पे यानी कि ये इस तरह से, यानी कि ये एक दोलक है,
ये एक दोलक है, इस एक दोलक की औसत ऊर्जा मुझे पता है नहीं कि ये एच म्यू अपॉन ए की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1 होती है। अब मुझे पता चल गया कि ये कितने दोलक है, ये 8 पाई बटा लैम्बडा की पावर 4 दोलक है। ठीक है, अब मुझे एक दोलक की औसत ऊर्जा पता है, तो यानी कि कुल ऊर्जा कैसे निकालूंगा, कुल ऊर्जा बराबर दोलकों की संख्या कितनी है 8 पाई बटा लैम्बडा की पावर 4। ठीक है, दोलकों की संख्या बटा दोलकों की संख्या गुणा एक दोलक की औसत ऊर्जा, तो एच म्यू अपॉन ए की पावर एच म्यू के टी माइनस 1 और यहाँ पे ना 1। इस तरह से यानी कि कुल ऊर्जा निकालेंगे। इसको यहाँ से लिख दें यू लैम्बडा डी लैम्बडा और ये डी लैम्बडा। तो इस तरह से हम यू लैम्बडा डी लैम्बडा की गणना करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांक का विकिरण सूत्र। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लांक के विकिरण सूत्र से वेन का नियम और रेले जीन्स के नियम की गणना करो। तो सिंपल है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब वेन का नियम है ना, फर्स्ट निकालते हैं वेन का नियम, वेन का नियम। अब हमें पता है वेन का नियम निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। वेन का नियम निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए, तो इसे एक एक क्वेश्चन नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे म्यू बराबर निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, तो एच सी का मान बहुत अधिक है किससे, लैम्बडा के टी से। अब ये एच सी अपॉन लैम्बडा के टी कैसे लिख दिया, यानी कि ध्यान से समझो, यहाँ पे म्यू है तो म्यू बराबर यानी कि सी अपॉन लैम्बडा होता है ना, सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी अपॉन लैम्बडा के टी हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान बहुत बहुत कम है, क्योंकि जो वेन का नियम होता है निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, तो तरंग दैर्ध्य का मान बहुत बहुत कम है किसकी तुलना में, एच सी की तुलना में। तो एच सी अपॉन लैम्बडा के टी का मान यानी कि बहुत बड़ी राशि में, यानी बहुत छोटी राशि का भाग दूंगा तो बहुत बड़ी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये इसका मान यानी कि एच सी अपॉन लैम्बडा के टी का मान 1 से बहुत अधिक प्राप्त हो रहा है। यानी क्या हो रहा है ना, इसका मान 1 से बहुत अधिक। ठीक है, तो अपने पास ये देखो ए की पावर एच में अपॉन के टी माइनस 1, तो इसको दे देता हूँ मैं x। तो यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ मैं ए की पावर x माइनस 1, यहाँ पे ए की पावर x माइनस 1 है। अब यहाँ पे जो ए की पावर x का फॉर्मूला होता है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। अब x का मान यानी कि बहुत अधिक है, एच सी अपॉन लैम्बडा के टी का मान बहुत अधिक है। ठीक है, अब यानी कि ए की पावर एच सी यानी ए की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी का मान कुछ इस तरह से प्राप्त होगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी प्लस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी का होल स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल। तो इतना बड़ा मान प्राप्त हो रहा है इसका। तो इतने बड़े मान की तुलना में यानी कि इन्हें ए की पावर x का बहुत अधिक मान प्राप्त हो रहा है, उससे बहुत अधिक मान की तुलना में एक बहुत छोटी राशि है। ने क्या है, एक बहुत छोटी राशि है, तो इसको हटा देते हैं। एक को नगण्य मानकर हटाने पर, एक को नगण्य मानकर हटा देते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र को यहाँ पे लिखो यू लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर 8 पाई एच म्यू अपॉन लैम्बडा की पावर 4 गुणा 1 अपॉन यानी ए की पावर x, तो यानी कि ए की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। ठीक है, यानी ए की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, इसके ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे 8 पाई एच म्यू और लैम्बडा की पावर 4 इसके ऊपर ले गया, तो ए की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। ठीक है, अब न एच सी अपॉन लैम्बडा को मैं एक नियतांक दे रहा हूँ b, न एच सी अपॉन लैम्बडा को मैं b के बराबर मान के चल रहा हूँ, न किसके बराबर मान के चल रहा हूँ, b के बराबर मान के चल रहा हूँ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 8 पाई न एच म्यू अपॉन लैम्बडा की पावर 4 और यहाँ पे यानी कि माइनस b अपॉन के टी। ठीक है, अब म्यू बराबर क्या होता है, चूँकि म्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्बडा, तो म्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ न c अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लैम्बडा की पावर 5, लैम्बडा की पावर 5। और 8 पाई एच सी को कैपिटल ए के बराबर मान रखा है,
8 पाई एच सी को कैपिटल ए के बराबर मान लिया। 8 पाई एच सी को अपन ने कैपिटल ए के बराबर मान लिया, तो 8 पाई एच सी की जगह कैपिटल ए रख दिया, लेमड़ा की पावर 5 की जगह लेमड़ा की पावर 5। अब यहाँ पे यानी ए की पावर माइनस बी अपॉन के टी डी लेमड़ा। दोबारा से समझे, बीन का नियम ने कुल ऊर्जा बराबर यानी कि प्लांक का विकिरण सूत्र ही होता है। तो अपन ने बीन का नियम को अपन को लाना है, बीन का नियम लाना है अपन को। तो बीन का जो नियम होता है निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, ठीक है। यानी कि एच सी का मान लेमड़ा के टी की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि लेमड़ा बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। तो एच सी अपॉन लेमड़ा के टी का मान एक की तुलना में बहुत अधिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी राशि है और इनके नीचे छोटी राशि है ना। जब बहुत बड़ी राशि में बहुत छोटी राशि का भाग देते हैं तो बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है। इसका मान 1 से अधिक है, तो एच सी अपॉन लेमड़ा के टी को एक्स के बराबर मान लिया। ई की पावर एक्स से निकालते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्राप्त होता है। यहाँ पे एच सी अपॉन लेमड़ा के टी यानी कि एक्स का मान बहुत अधिक है यानी एक्स का मान। तो इस टाइप के अपन ई की पावर एक्स का मान निकालेंगे तो कुछ इस तरह से अपन को मान प्राप्त होगा। अब इस मान की तुलना में यानी कि यहाँ तो बहुत ए की पावर एक्स का बहुत अधिक मान प्राप्त हो रहा है, इस मान की तुलना में एक बहुत छोटी राशि है, तो एक को नगण्य मानकर हटा दिए। तो यूँ लेमड़ा डी लेमड़ा बराबर 8 पाई एच म्यू अपॉन लेमड़ा की पावर 4 ए की पावर यानी एच सी अपॉन लेमड़ा के टी, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले गया, एच सी अपॉन लेमड़ा के टी को ऊपर ले गया तो ए की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमड़ा के टी, ठीक है। अब यानी कि एच सी अपॉन लेमड़ा को मैंने बी के बराबर मान लिया, तो ए की पावर माइनस बी अपॉन के टी, ठीक है। अब 8 म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमड़ा। तो यहाँ पे म्यू है, म्यू की जगह क्या रखा सी, और यहाँ पे लेमड़ा की पावर 4 था, यहाँ पे मैं म्यू की जगह क्या रखूँगा सी बटा लेमड़ा यानी कि सी बटा लेमड़ा। तो लेमड़ा की पावर 4 और लेमड़ा की पावर 1, तो लेमड़ा की पावर 5 और यहाँ पे सी। तो 8 पाई एच सी अपॉन लेमड़ा की पावर 5, 8 पाई एच सी को कैपिटल ए के बराबर मान लिया, तो कैपिटल ए अपॉन लेमड़ा की पावर 5 ए की पावर माइनस बी अपॉन के टी डी लेमड़ा। यही तो बीन का नियम होता है, ठीक है। अब अपन लागू करते हैं इसी नियम को किसके लिए, रेले जीन्स के लिए सिद्ध करते हैं कि रेले जीन्स के नियम आता है या नहीं आता है प्लांक के विकिरण सूत्र से। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे रेले जीन्स का नियम उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। तो एच सी से बहुत अधिक बड़ा होगा कौन, लेमड़ा के टी, क्योंकि लेमड़ा का मान यहाँ पे बहुत अधिक है। अब एच सी अपॉन लेमड़ा के टी यानी जब बहुत छोटी राशि में बहुत बड़ी राशि का भाग देंगे तो बहुत यानी कि छोटी राशि प्राप्त होगी, एक की तुलना में इनकी बहुत छोटी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पे ए की पावर एक्स, अब यानी कि ए की पावर एक्स को यहाँ पे एच सी अपॉन लेमड़ा के टी को मैं एक्स के बराबर मान लेता हूँ। अब ए की पावर एक्स को खोलते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक्स क्या है, बहुत छोटी राशि है, नहीं क्या है, एक्स बहुत छोटी राशि है। जैसे एक्स का मान 0.005 है तो 1 प्लस 0.005, अब यानी कि 0.005 का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी राशि प्राप्त होगी। मैं 0.005 का क्यूब करूँगा तो बहुत 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 ज़्यादा छोटी राशि प्राप्त होगी। तो इसकी उच्च घातों को इसकी उच्च घातों को नगण्य मानकर हटा दूंगा मैं, नगण्य मानकर हटाने पर यानी इसकी उच्च घातों को नगण्य मानकर हटाने पर तो ए की पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स अपन को ही मिला, ठीक है। तो इस सूत्र में यहाँ पे रखेंगे अपन यू लेमड़ा डी लेमड़ा बराबर 8 पाई एच म्यू अपॉन लेमड़ा की पावर ने 4, यहाँ पे देखो लेमड़ा की पावर 4 और ए की पावर एच सी अपॉन लेमड़ा के टी म्यू की जगह सी अपॉन लेमड़ा रखूँगा तो मैं इसकी जगह क्या रखूँगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे एच सी अपॉन लेमड़ा के टी को ये मान लो आप क्या मान लिया एक्स, यानी कि एक तरीके से ए की पावर एच सी अपॉन लेमड़ा के टी बराबर 1 प्लस एच सी अपॉन लेमड़ा के टी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे रखो 1 प्लस एच सी अपॉन लेमड़ा के टी किसकी जगह ने एक की जगह रख दिया ये मान माइनस 1 से 1 हट गया तो 8 पाई
અને एच म्यू अपॉन लेमड़ा की पावर 4 गुणा અને लेमड़ा के टी ऊपर पहुंच गया के टी अपॉन एच सी। ठीक है, लेमड़ा के टी अपॉन एच सी, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे यू लेमड़ा डी लेमड़ा। ठीक है, तो यू लेमड़ा डी लेमड़ा बराबर 8 पाई एच म्यू अपॉन लेमड़ा की पावर एन की 4 गुणा लेमड़ा के टी अपॉन एच सी। अब यहाँ पे यानी कि मैं म्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा रख देता हूँ, तो 8 पाई एच सी अपॉन लेमड़ा की पावर 5 गुणा लेमड़ा के टी अपॉन एच सी। ठीक है, इस एच सी से ये एच सी कैंसिल हो गया, एक लेमड़ा से एक लेमड़ा कैंसिल हो गया, तो क्या आया 8 पाई के टी अपॉन लेमड़ा की पावर 4। यहाँ पे यानी कि डी लेमड़ा लगाते चलो, मैं भूल जाता हूँ इसका डी लेमड़ा। ठीक है, तो क्या है डी लेमड़ा, यूँ लेमड़ा डी लेमड़ा बराबर ये, यही अपना रेलेजेंस का नियम होता है। इस प्रकार प्लांक के विकिरण सूत्र से बेन का नियम और रेलेजेंस के नियम की गणना करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।